गुड इवनिंग। हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे। मोशन चैप्टर में हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन टॉपिक पढ़ा था, जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखा था। यहाँ तक सीखा था। अब इसके बाद अपने एनसीईआरटी की बुक में दो एक्टिविटी है। एक्टिविटी 8.3 आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोलिएगा और उसमें इस एक्टिविटी को देखिएगा। ये एक्टिविटी है पेज नंबर 99 पे। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है इसको ज़रा समझते हैं हम लोग। इससे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और तो देखो, इसमें बोला गया है एक स्केल लेने के लिए और एक लंबी रस्सी लेने के लिए। स्केल जो कि सीधा है और लंबी रस्सी ले ली। ठीक है, फिर बोला गया वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलोंग द साइड्स अलोंग इट्स साइड। अब देखो, मान लो ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है, और ये उसके साइड्स हैं, करेक्ट। सो अब मान लो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। अब बोला गया कि वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर टू इट्स अपोजिट कॉर्नर। एक कॉर्नर ये है, अपोजिट कॉर्नर इसका ये हो गया, अलोंग इट्स साइड। तो पहले यहाँ चलेंगे, यहाँ पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ आ गए और ये पहुँच गए यहाँ पे। ठीक है, अब बोला गया है मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, दो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। टू थिंग्स वी हैव टू टेल। ठीक है, पहली है मेजर द डिस्टेंस। ठीक है, मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस मेजर करना है। अब डिस्टेंस क्या हो जाता है? डिस्टेंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड। एक्चुअल लेंथ कवर्ड जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है, अब एक्चुअल लेंथ कौन सा कवर किया? वो यहाँ चला, ठीक है, और फिर यहाँ चला। तो क्या करना है हमको? रस्सी को यहाँ पे रखो, वो लंबी रस्सी को पहले यहाँ तक ले जाओ और फिर उसको यहाँ तक ले जाओ, और फिर उस रस्सी पे यहाँ पे निशान लगा देना। फिर इस रस्सी को बाहर हटा के इनिशियल पॉइंट से जहाँ तक निशान लगा था स्केल से नाप लो। सिंपल। तो जो लेंथ आया रस्सी का, कहाँ? इनिशियल पॉइंट पे एक निशान लगा दिए और फिर रस्सी को बिछाते चले गए इस साइड पे, फिर और रस्सी को बिछाते चले गए इस साइड पे, और यहाँ पे जाके निशान लगा दिया। और फिर हम लोगों के पास क्या था? एक स्केल था। तो उस स्केल से यहाँ तक का रस्सी का सीधा सीधा फिर लेंथ मेजर कर लिया। तो ये जो लेंथ हुआ इसको बोला जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या चीज़ है बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब देखो, मैग्नीट्यूड, ये वर्ड दोबारा आ गया डिस्प्लेसमेंट के साथ ही। अब क्यों बोला जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तुम लोगों को पता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को पूरी तरह एक नंबर से नहीं बताया जा सकता। उसको बताने के लिए हम लोगों को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो हम लोग को अभी सिर्फ नंबर पूछा गया है, तो इसलिए ये वर्ड मैग्नीट्यूड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ। तो अब ये रस्सी का ये लेंथ मेजर कर लेना। यहाँ पे भी एक निशान लगा दीजिएगा। पहले रस्सी को यहाँ पे बिछाया, स्टार्ट किया, इस तरफ ले गए, यहाँ पे एक निशान लगा दिया और फिर आगे रस्सी को बिछाते चले गए थे।
और इधर निशान लगाया। जब रस्सी को हम लोग फिर बाहर ले आएंगे और स्केल से मेजर करेंगे तो वो पूरा लेंथ इज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें से ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट। अब मान लो यहाँ से इस लेंथ को L1 मान लीजिए और यहाँ से यहाँ को लेंथ को L2 मान लीजिए। तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसका अंडर रूट। ठीक है, सिंपल एक्टिविटी था ये। इसमें मीटर स्केल और रोप क्यों दिया हुआ था, क्योंकि रोप से आप बिछाते चले जाओ तो आपको एक्चुअल लेंथ का पता चल जाएगा और फिर उसको नापने के लिए स्केल है। ठीक है, और फिर उसी लेंथ को दो भाग में हम लोगों ने विजुलाइज किया कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है। क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये जो भी होगा ये इससे प्लस इससे तो छोटा ही होगा, और दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो तो वही होता है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसके हमको दोनों लेंथ, दोनों साइड के लेंथ इसका और इसका पता है, क्योंकि ये तो रस्सी है, इस पे निशान लगाया था हमने यहाँ पे बीच में भी। तो ये लेंथ और ये लेंथ पता है हमें, तो फिर अंडर रूट ऑफ इसका लेंथ और इसका लेंथ हो गया। ठीक है, अब जैसे इसको नंबर्स अगर लगा दें यहाँ पे हम लोग, जैसे ये बास्केटबॉल कोर्ट है 5 5, ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ कितना हो गया 10 और यही डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, रूट 50। अब रूट 50 जो है वो 10 से तो कम ही है। ठीक है, तो ये था पहला एक्टिविटी। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड एक्टिविटी पे, जो कि है एक्टिविटी 8.4। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक ऑटोमोबाइल है जिसमें डिवाइस फिट है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल बताता है। वो मीटर होता है ना यहाँ पे, इसमें जैसे जैसे चलो तो मीटर बढ़ता रहता है, तो कितना किलोमीटर हुआ वो बताता है। तो सच डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर, उसको बोला जाता है ओडोमीटर। अब जो एक्टिविटी है उसमें बोला गया कि ए कार इज ड्रिवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। मान लो उड़ीसा यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे है, तो भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। तो अब भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली जाने के लिए एकदम स्ट्रेट सीधी रोड तो है नहीं, थोड़ा इधर जाएगा ऐसे जाएगा और फिर आके ऐसे पहुंचेगा। ठीक है, अलग अलग हाईवे पकड़ के। सो ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1850। तो यहाँ पे मीटर उसका कुछ दिखा रहा था और यहाँ पे कुछ दिखाया, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1850 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब बोला गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग रोड मैप। अब देखो जब 1850 जो है वो ओडोमीटर का डिस्टेंस बताया गया, तो वो क्या चीज़ है, वो चीज़ है एक्चुअल लेंथ कवर्ड। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कवर्ड, क्योंकि वो मीटर तो सीधा बताएगा कि आप जितना चले उतना मीटर बढ़ेगा। आप यहाँ चल के ऐसे आके एक ही जगह पे आ जाओगे, लेकिन मीटर बढ़ता रहेगा, उसको लगेगा कि वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। तो जो ओडोमीटर है वो एक्चुअल डिस्टेंस बताता है और पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले मैप में आपको भुवनेश्वर लोकेट करिए, न्यू दिल्ली लोकेट करिए, उससे स्ट्रेट लाइन एक लाइन जोड़ दीजिए और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ आप स्केल से मेजर कर लो। ठीक है, और फिर मैप के कोने में स्केल बना होता है कि ये डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर, ऐसा करके कुछ। ठीक है, तो आप प्रोपोर्शनेटली
अपने डिस्टेंस जो आपने स्केल से यहाँ पे मेजर किया है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल स्टफ। जैसे मान लो जो मैप बना है, मैप के नीचे इस लेंथ को बोला गया 400 किलोमीटर। तो पहले नाप लो ये डिस्टेंस स्केल से, मान लो 2 सेंटीमीटर आया, ठीक है। उसके बाद से मान लो भुवनेश्वर से दिल्ली का आया होगा 40 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर 400 है तो 40 सेंटीमीटर कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा के कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये भी आसान एक्सरसाइज था। अब इस 2 एक्टिविटी के बाद हमारे एनसीईआरटी के बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब वो 3 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और पेज नंबर इसका है 100। तो पेज नंबर 100 पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस चला। कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो बोल रहा है कि ऐसा कंडीशन पॉसिबल है कि कोई आदमी कुछ चला लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो हमें पता है कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ठीक है। तो कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? तो आंसर इज यस। एंड इफ यस सपोर्ट विथ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल दे दो। ए पर्सन ट्रेवलिंग फॉर सम डिस्टेंस एंड देन कमिंग टू द सेम इनिशियल पॉइंट, then in that case initial and final point are the same, so displacement is zero but distance is non-zero। तो ये हो गया आपका प्रूफ, जस्टिफाई हो गया। तो ये था पहला क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर फील्ड मतलब सारा साइड्स इक्वल लेंथ का, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो ए फार्मर मूव्स अलोंग बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो अब एक फार्मर है वो 10 मीटर ट्रेवल करता है 40 सेकेंड में, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड। तो सबसे पहले अलग अलग यूनिट है, इसको एक ही में कन्वर्ट कर लिया जाए। 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड प्लस 20, तो टोटल हो गया 140 सेकेंड, ठीक है। अब देखो 10 मीटर कर रहा है ट्रैवल 40 सेकेंड में। तो यहाँ से अगर ट्रैवल करना शुरू किया इसने 40 सेकेंड में यहाँ पहुँचा, नेक्स्ट 80 में यहाँ पहुँचेगा, फिर 120 में इधर पहुँचेगा, और फिर 20 सेकंड में कितना चलेगा। अब 40 सेकंड में 10 चलता है तो 20 सेकंड में 5 चलेगा। तो 40 सेकंड यहाँ पे लगा उसको, प्लस 40 यहाँ लगा, प्लस 40 यहाँ लगा, और 20 में यहाँ पहुँचा। 4 4 4 120 और 20 140 सेकंड। तो 140 सेकंड इज 2 मिनट 20 सेकंड, और यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब पूछा गया है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये था, ये क्या है, ये फाइनल पॉइंट है, इसके और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 5 मीटर, ठीक है। क्योंकि 40 सेकंड में 10 मीटर चल रहा था, तो ये तो 20 सेकंड बचा था ना। तो 20 सेकंड में 5 चला तो बचा कितना, 5। तो ये डिस्टेंस 5 हुआ, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है। अब आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। सबसे पहले ये फॉल्स है,
displacement can be zero when initial point and final point are same. पूछा गया है its magnitude is greater than distance travel by object. अब देखो ये बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल से ज़्यादा, तो ये भी चीज़ फॉल्स है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मान लो ये है एक्चुअल पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे डिस्टेंस से कम है। क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और एक्चुअल में कभी हम लोग इससे कम लेंथ ट्रैवल करके इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो ए स्टेटमेंट एंड बी स्टेटमेंट बोथ आर फॉल्स। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट इन द बेस्ट केस सिनारियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। कब? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा। ये चीज समझ गए सब लोग? अब एक और शॉर्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब जैसे मैंने टाइम देखना भी शुरू कर दिया, टाइम t इक्वल टू 0 पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, जब टाइम 10 सेकंड बीत गया तो वो यहाँ पे आ गया और ये डिस्टेंस चला वो 10 मीटर। फिर जब 10 सेकंड और बीत गया और टाइम 20 सेकंड हो गया तो वो इधर आ गया थर्ड पॉइंट पे। यहाँ के बीच का भी डिस्टेंस था 10 मीटर और जब टाइम t इक्वल टू 30 सेकंड हुआ तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया और ये डिस्टेंस भी 10 मीटर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में 10 सेकंड था तो कितना चला 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक में भी 10 सेकंड डिफरेंस है टाइम का, कितना चला 10 मीटर। और इधर से इधर तक में भी 10 सेकंड टाइम का डिफरेंस है और कितना चला 10 मीटर। तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, और जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इसको एक और पर्सपेक्टिव से समझ सकते हो, जब एक्सेलरेट करेगी बॉडी, स्पीड बढ़ाओगे या स्पीड घटाओगे तभी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अगर स्पीड को कांस्टेंट रखे हम तो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करोगे। ठीक है, लेकिन अभी स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लाना चाहते, इसलिए सिर्फ यहीं पे ये देखो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल टाइम में। अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करोगे इक्वल टाइम में तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो आज हम लोग ये एक्टिविटी, क्वेश्चन और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे, और नेक्स्ट में हम लोग रेट ऑफ मोशन को मेजर करेंगे। थैंक यू।